देखिए, आज भारत में हालत ऐसी हो गई है कि अगर किसी का नाम अडानी है तो उसके खिलाफ बोलना सीधा खतरा बन जा रहा है। और अगर अडानी का नाम किसी रिपोर्ट, सटायर या इंटरव्यू में आ जाए तो पूरी मोदी सरकार की मशीनरी एक्टिवेट होकर उसे डिलीट करवा देती है। Those were our opponents. And the independent reports that have already been published into what has happened. They have no right to talk about the internal matter of any government. सोचिए, देश के इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट और क्रिएटर्स रवीश कुमार, द देशभक्त, अजीत अंजुम, ध्रुव राठी, न्यूज लॉन्ड्री, द वायर, HW न्यूज, इन सब के वीडियोस और पोस्ट्स डिलीट करवाए जा रहे हैं। और वजह क्या है? बस इतना कि उन्होंने अडानी पर सवाल पूछे थे। यह कोई सिंपल मॉडरेशन नहीं है, यह है सेंसरशिप एट नेशनल स्केल। कंटेंट हटाने की वजह बताई गई डिफेमेशन केस बाय अडानी एंटरप्राइजेस लिमिटेड। कोर्ट से एक एक्स पार्टी गैग ऑर्डर निकलवाया गया बिना जर्नलिस्ट को सुने। ऑर्डर साफ था कि जो कुछ भी अडानी के खिलाफ डिफेमेटरी लगे उसे हटा दो। लेकिन ऑर्डर का मिसयूज ऐसा हुआ कि गवर्नमेंट ने क्रिएटर्स और प्लेटफॉर्म्स को अल्टीमेटम दे दिया, ये कंटेंट हटाओ वरना कॉन्सिक्वेंसेस झेलना। गूगल्स और मेटा तक को कॉपी भेज दी गई। अब सवाल उठता है कि किसी प्राइवेट कंपनी के डिफेमेशन केस को इन्फोर्स करना सरकार का काम कब से हो गया? कोर्ट ऑर्डर्स इंप्लीमेंट करवाना लॉयर्स का काम है, न कि मिनिस्ट्री का। लेकिन यहां मोदी सरकार ने साफ दिखा दिया है कि अडानी का इंटरेस्ट और सरकार का इंटरेस्ट एक ही है। Do you think there's anything that you should have done differently? Yes, one area where I was very weak, and that was how to handle the media. कंटेंट हटाने का लॉजिक देखिए। न्यूज लॉन्ड्री का एक सिंपल सब्सक्रिप्शन अपील फ्लैग्ड हो गया, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसमें अडानी से जुड़ी खबर का स्क्रीनशॉट था। कुणाल कामरा का सटायर, जहां उन्होंने मजाक में कहा था कि अगर मैं बोल दूं कि अडानी कोल मिनिस्टर है, वो भी हटवा दिया गया। शरद पवार का इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने सिर्फ अडानी होस्टेड मीटिंग का जिक्र किया था, उसको भी हटवाया गया। द वायर का फैक्चुअल इंस्टाग्राम पोस्ट, जिसमें USSC के अडानी पर लगाए गए एलिगेशंस का जिक्र था, वो भी डिफेमेशन की आड़ में ब्लॉक कर दिया गया। मतलब साफ है, अगर अडानी का नाम है तो मोदी सरकार उस पोस्ट को डिलीट करवा देगी। यह सिर्फ अडानी की रेपुटेशन बचाने की लड़ाई नहीं है, यह इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को डराने और चुप कराने का कैंपेन है। रवीश कुमार ने इसे तंज में बताया कि यह अडानी वीडियो टेक डाउन डे है, और यह तंज सच भी बन गया है। डेमोक्रेसी में कंटेंट टेक डाउन सिर्फ नेशनल सिक्योरिटी या लॉ एंड ऑर्डर के लिए होना चाहिए, लेकिन न्यू इंडिया में सरकार ने अडानी की इमेज को नेशनल सिक्योरिटी बना दिया है, और यही सबसे बड़ा खतरा है। इस वीडियो में डिटेल में समझेंगे इस खतरे को और जानेंगे भारत में डिफेमेशन लॉ काम कैसे करता है। वेलकम टू नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास। अब देखिए, अडानी एंटरप्राइजेस ने कोर्ट में एक दावा किया कि जर्नलिस्ट की रिपोर्ट्स बेसलेस और मलिशियस है, जिनसे ब्रांड्स, प्रोजेक्ट्स और इन्वेस्टर्स को नुकसान हुआ है। कोर्ट ने बिना डिफेंस सुने टेम्पररी गैग ऑर्डर दे दिया। एग्जिस्टिंग कंटेंट हटाओ और फ्यूचर में केवल वेरीफाइड रिपोर्टिंग ही अलाउ की जाएगी। और वेरीफाई कौन करेगा? खुद अडानी। सरकार ने इस ऑर्डर का इस्तेमाल करके 221 URLs हटवाए, जिनमें कई क्रिएटर्स केस के पार्टी तक नहीं थे। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इस पर साफ कहा, यह ब्लैंकेट टेक डाउन है और सरकार प्राइवेट कंपनी की इन्फोर्समेंट एजेंसी बन गई है। यह प्रेस फ्रीडम और पब्लिक्स राइट टू नो पर सीधा अटैक है। प्रांजॉय गुहा, जो इस केस में नेम्ड डिफेंडेंट हैं, उन्होंने साफ कहा कि उनकी रिपोर्टिंग फैक्चुअल और पब्लिक इंटरेस्ट में है। और याद रखिए, अडानी ने उनके खिलाफ पहले भी कई डिफेमेशन केसेस डाले हुए हैं और कुछ में गैग ऑर्डर्स पहले से लगे हुए हैं। सबसे बड़ा खतरा यह है कि फैक्चुअल रिपोर्टिंग और पब्लिक रिकॉर्ड एलिगेशंस तक को हटवा दिया गया है। तो साफ है कि अब सच भी डिफेमेटरी लेबल लगाकर गायब किया जा सकता है। यह प्रेसिडेंट दिखाता है कि मोदी सरकार और अडानी के बीच की पार्टनरशिप सिर्फ पॉलिटिक्स तक सीमित नहीं है, बल्कि इंफॉर्मेशन कंट्रोल तक फैल गई है। और इसका सीधा मतलब है डेमोक्रेसी अंडर थ्रेट। अडानी ग्रुप की ग्रोथ को अक्सर सक्सेस स्टोरी कहा जाता है, लेकिन पब्लिक रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट्स इसे अलग तस्वीर में दिखाते हैं। पिछले 10 सालों में अडानी की कंपनियां पोर्ट्स और एनर्जी से निकलकर पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर, माइनिंग और मीडिया तक फैल गई। गौतम अडानी दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने गए, लेकिन सवाल यह है कि यह ग्रोथ नेचुरल था या इसमें इर्रेगुलरिटीज थी। हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट ने इंटरनेशनल लेवल पर हलचल मचा दी थी। इस रिपोर्ट ने अडानी ग्रुप पर आरोप लगाया था कि उसने अपने स्टॉक्स को इन्फ्लेट करने के लिए शेल कंपनीज और ओपेक अकाउंटिंग का इस्तेमाल किया था। रिपोर्ट ने 88 पॉइंटेड सवाल उठाए थे और कहा था कि अडानी ने कॉर्पोरेट हिस्ट्री का सबसे बड़ा फ्रॉड किया है। नतीजा यह हुआ कि अडानी की मार्केट वैल्यू $100 बिलियन से ज्यादा गिर गई। ग्रुप ने इस रिपोर्ट को इंडिया पर हमला बताया और कहा यह देश के इंस्टीट्यूशंस को टारगेट करने की कोशिश है।
लेकिन ऑपोजिशन पार्टीज और कई जर्नलिस्ट का कहना था कि यह सवाल अडानी की बिजनेस प्रैक्टिसेस पर लेजिटिमेट है और इनका जवाब देना जरूरी है। हिंडनबर्ग के बाद OCCRP डॉक्यूमेंट सामने आए। इन लीक से यह पता चला कि अडानी फैमिली के एसोसिएट्स ने ऑफशोर शेल कंपनीज के जरिए अडानी स्टॉक्स को प्रॉप किया। इससे सस्पिशन और बढ़ गया कि अडानी कंपनीज की वैल्यूएशन मार्केट मैनिपुलेशन के जरिए आर्टिफिशियली हाई की गई थी। इंडिपेंडेंट जर्नलिस्ट जैसे प्रांजॉय गुहा और रवि नायर सालों से कोल इंपोर्ट्स, रेगुलेटरी फेवर्स और टैक्स बेनिफिट्स जैसे इश्यूज पर अडानी की कंपनियों की जांच करते रहे हैं, लेकिन इन रिपोर्ट्स को कई बार डिफेमेशन केसेस और गैग ऑर्डर्स के जरिए रोक दिया गया। जब हिंडनबर्ग का इशू उठा, ऑपोजिशन पार्टीज ने पार्लियामेंट में डिमांड की कि ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी JPC बने और मामले की जांच हो, लेकिन गवर्नमेंट ने डिमांड को ब्लॉक कर दिया और पार्लियामेंट में अडानी का नाम तक रिकॉर्ड से हटाया गया। रेगुलेटर्स जैसे सेबी भी देर तक सक्रिय नहीं हुए, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने उनसे रिपोर्ट मांगी थी। अब देखिए, अडानी के प्रोजेक्ट सिर्फ भारत में नहीं है, मोदी के फॉरेन पॉलिसी ट्रिप्स के बदौलत कई और देशों में दिखाई दिए हैं। केन्या रिपोर्ट्स के मुताबिक मोदी के डिप्लोमेटिक टॉक्स के दौरान अडानी ग्रुप ने नायरोबी एयरपोर्ट के लिए $1 बिलियन प्रपोजल रखा था। बाद में प्रोटेस्ट और कोर्ट पिटिशंस हुई। केन्या के नेता राइला ओडिंगा ने कहा था कि उन्हें खुद मोदी ने इंडिया बुलाकर अडानी प्रोजेक्ट्स दिखाए थे। बांग्लादेश मोदी की ढाका विजिट के बाद अडानी को पावर प्लांट डील मिला, जिसे कई एक्सपर्ट्स ने ओवरप्राइस्ड बताया था। श्रीलंका कोलंबो पोर्ट और रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स अडानी को मिले, जिनमें लोकल मीडिया ने ओपन बिडिंग प्रोसेस की कमी पर सवाल उठाए थे। इजराइल मोदी के हिस्टोरिक विजिट के कुछ साल बाद अडानी ने इजराइल का हाफिया पोर्ट एक्वायर कर लिया। ऑस्ट्रेलिया मोदी ने अडानी के कैरमिशेल कोल प्रोजेक्ट को सिंबॉलिकली सपोर्ट किया था जब प्रोजेक्ट को फाइनेंस में दिक्कत हो रही थी। इन एग्जाम्पल से ऑपोजिशन पार्टीज ने आरोप लगाया था कि अडानी को सरकार ने नेशनल चैंपियन बना दिया है और फॉरेन डील्स तक में उसे प्रमोट किया गया है। अब देखिए, भारत में डिफेमेशन दो तरह के होते हैं, सिविल और क्रिमिनल। सिविल डिफेमेशन में मॉनेटरी डैमेजेस मांगे जा सकते हैं, जबकि क्रिमिनल डिफेमेशन में जेल तक हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने 2016 में क्रिमिनल डिफेमेशन को कॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया था, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि पावरफुल लोग इसे जर्नलिस्ट्स और क्रिटिक्स को दबाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लॉ कहता है कि ट्रुथ, पब्लिक इंटरेस्ट और फेयर कमेंट वैलिड डिफेंसेस हैं, लेकिन जब लोअर कोर्ट्स बिना डिफेंस सुने एक्स पार्टे गैग ऑर्डर्स दे देती है, तब ये लॉ प्रेस फ्रीडम को वीकेन करने लगता है। दिल्ली कोर्ट का ये ऑर्डर यही एग्जाम्पल है। जर्नलिस्ट को सुने बिना ब्लैंकेट इंजंक्शन दे दिया गया और फिर मिनिस्ट्री ने इसे पूरे डिजिटल स्पेस पर लागू कर दिया। एडिटर्स गिल्ड ऑफ इंडिया ने इसे साफ शब्दों में कहा कि डिफेमेशन क्लेम्स को ड्यू प्रोसेस से एड्रेस किया जाना चाहिए, न कि वन साइडेड इंजंक्शन से। गिल्ड ने ये वार्निंग भी रखी कि इससे प्रायर रिस्ट्रेंट की सिचुएशन बनती है, जो डेमोक्रेसी के लिए खतरनाक है। ऐसे केसेस को एक्सपर्ट्स स्लैप सूट कहते हैं, स्ट्रेटेजिक लॉ सूट्स अगेंस्ट पब्लिक पार्टिसिपेशन। इसका मकसद जीतना नहीं, बल्कि क्रिटिक्स को फाइनेंशियली और मेंटली एग्जॉस्ट करना होता है। अडानी ग्रुप ने भी कई बार जर्नलिस्ट के खिलाफ मल्टीपल डेफेमेशन केसेस फाइल किए। प्रांजॉय गुहा के खिलाफ अडानी ने 67 केसेस डाले हैं, जिनमें कुछ में गैग ऑर्डर्स आज भी लागू हैं। इसका असर यह है कि पत्रकार फैक्चुअल रिपोर्ट्स भी फ्रीली पब्लिश करने से डरने लगता है। रिजल्ट ये होता है कि पब्लिक डोमेन में बहुत सारे सवाल दब जाते हैं और जो जर्नलिस्ट बोलने की हिम्मत करते हैं उनके लिए लीगल हैरेसमेंट एक वार्निंग बन जाती है। क्वेश्चन ये नहीं है कि किसी कंपनी का रेपुटेशन इंपॉर्टेंट है या नहीं, क्वेश्चन ये है कि क्या रेपुटेशन बचाने के लिए पब्लिक्स राइट टू नो को सैक्रिफाइस किया जा सकता है। इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म का काम है अनकंफर्टेबल क्वेश्चन पूछना, चाहे वो पॉलिटिकल पावर के खिलाफ हो या कॉर्पोरेट जाइंट्स के। लेकिन अगर हर सवाल का जवाब गैग ऑर्डर और टेक डाउन नोटिस से मिलेगा तो जर्नलिज्म का एसेंस ही खत्म हो जाएगा। प्रेस फ्रीडम इंडाइसेस पहले ही दिखा रहा है कि भारत की स्थिति लगातार गिर रही है, और जब सरकार खुद प्राइवेट कंपनीज के लिए सेंसर की भूमिका निभाने लगे तो मैसेज साफ है, क्रिटिकल रिपोर्टिंग इज नॉट वेलकम इन न्यू इंडिया। ये सिर्फ जर्नलिस्ट का इशू नहीं है, ये जनता का इशू है, क्योंकि अगर प्रेस फैक्ट्स नहीं दिखा पाएगी तो लोग सच जान ही नहीं पाएंगे। डेमोक्रेसी स्ट्रॉन्ग तब होती है जब अनकंफर्टेबल ट्रुथ्स खुले में आते हैं, ना कि तब जब उन्हें डिलीट कर दिया जाता है। तो सवाल आपसे है, क्या आपको लगता है कि जर्नलिज्म का काम इनकन्वीनियंट क्वेश्चन उठाना है या सिर्फ वो बोलना जो पावर को अच्छा लगे? अगर आज वीडियोस डिलीट हो रहे हैं तो कल आपकी आवाज भी दब सकती है। यही रीजन है कि इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बचाना जरूरी है। ये लड़ाई सिर्फ रवीश कुमार, आकाश बनर्जी या अजीत अंजुम की नहीं है, ये आपकी राइट टू नो की लड़ाई है। अगर आप मानते हैं कि फ्री प्रेस डेमोक्रेसी की बैकबोन है तो ऐसे मुद्दों पर चुप मत रहिए,
कमेंट में अपनी बात लिखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और इस कन्वर्सेशन को अलाइव रखिए, क्योंकि नो नॉनसेंस में हम वही बोलेंगे जो सच है, चाहे वो अनकंफर्टेबल ही क्यों ना हो। दिस वॉज नो नॉनसेंस, मुद्दे की बात बिना बकवास।